अब फिर से मैं अपने फंडामेंटल पॉइंट पे आता हूँ कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप यही बोलोगे ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं बोलूंगा व्हाट इज कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ कार्बन एज एन एलिमेंट विदाउट एन एक्सेप्शन इज द मोस्ट कॉमन पिक्युलरिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब में कार्बन पाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टडी अबाउट कार्बन। यही तो हुआ ना। तो लेट्स स्टार्ट स्टडी ऑफ कार्बन बिफोर स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो अगर मैं कार्बन की बात करूं बेटा, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि आपने कार्बन को पीरियोडिक टेबल में देखा होगा सबसे पहले। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार्बन एटम इन पीरियोडिक टेबल। हम सबको पता है बेटा कि ये कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है, या उससे पहले हम रिप्रेजेंटेशन देखें, तो रिप्रेजेंटेशन होता है 6C12। यानी कि इसका 6 क्या है, इसके पास 6 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि 6 ही इसके पास प्रोटॉन है, यानी कि 6 ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कोई भी न्यूट्रल एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही इक्वल होते हैं टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के। ठीक है, और ये इसका क्या है बेटा, मास नंबर। मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहलाते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी कहलाते हैं। डन है यहां तक? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम 6C की करें तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p2, यही तो लिखेंगे। ठीक है, और अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद ये हो गया हमारा सेकेंड सेल, और सेकेंड सेल में 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें पता है ये आउटर मोस्ट सेल है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल बोलेंगे इसी को हम लोग। डन है बेटा? ठीक है, और ये अंदर वाली सेल हो गई। ठीक है, तो इसे हम दूसरे मतलब ये मेन हमारा कौन सी सेल है, ये वैलेंस सेल, क्योंकि वैलेंस सेल से ही सारी चीजें गवर्न होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन आएगा तो वैलेंस सेल में, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वैलेंस सेल में, बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंस सेल। ठीक है, आपस में इलेक्ट्रॉन का अगर मान लो कि एक्सचेंज कुछ करना हो तो वैलेंस सेल ही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये वैलेंस सेल हो गया। अगर मैं सिर्फ वैलेंस सेल को ही ध्यान में रखते हुए मैं इसकी स्टेट बनाऊं तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 2s के बारे में। तुम लिखोगे ये हो गया 2s और ये हो गया हमारा 2p। ठीक है, 2s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हो गया ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठा करके यहां पहुंचा दें, ठीक है, तो जरा बताओ कि ये कैसे हो जाएगा, ये 2s ही रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2p हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में चला गया, एक यहां और एक नया यहां पर आ गया। ठीक है, ये कहलाएगा बेटा इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी ये। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम लोग पाते हैं कि यहां पर टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा कार्बन का एटम इन सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की कोशिश करेगा। तो 4 म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये सब बातें बेटा एक तरफ। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। मुझे बताइए जिन पॉइंट्स में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन गोज टू विच सबसेल। बताओ बेटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कार्बन का किस सबसेल में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही वाला तो था, और किस में गया, पी सबसेल में। तो यही डिसाइड करेगा इसका बेटा ब्लॉक। तो कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आउटर मोस्ट सेल में बेटा 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो या तो हम बोल दें कि इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4th A हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 4 में 10 ऐड कर दो, कह देंगे 14 हो गया। तो कार्बन का ग्रुप नंबर 14 हो गया, ब्लॉक पी हो गया। ठीक है, और एक चीज हम लोग ध्यान देंगे, यहां पर देखो 1 लिखा, यहां पर 2, यहां पर 2, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेटा यहां पर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, ये जो आगे डिजिट लिखी है ना उन्हीं के बारे में बताना है, 2 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर। क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर। तो
तो ये जो पोजीशन है बेटा हम लोग हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताते हैं। तो इसका ग्रुप नंबर हो गया कौन सा 14 हो गया, ब्लॉक इसका क्या हो गया बेटा कार्बन का P हो गया, पीरियड कौन सा हो गया इसका, पीरियड हो गया इसका अपने पास सेकंड, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो गया और आइसोटोप्स इसके होते हैं 3, ठीक। एक होता है आइसोटोप्स इसका 6C12, एक हो गया 6C13, एक हो गया 6C14। मुझे बताओ बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं। अगर किसी एटम में या डिफरेंट डिफरेंट जो भी रिप्रेजेंटेशन न्यूक्लियाई हैं उनमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर वो डिफरेंट डिफरेंट हो, उसे हम आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं, जिसमें कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। इंपॉर्टेंट ये वाला आइसोटोप्स है क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। और इसका यूज किस में करते हैं, यूज्ड इन कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो इसको हम कार्बन डेटिंग में इसका यूज करते हैं 6C14 को। आगे बात समझ में यहां तक, ये हमारा आइसोटोप हो गया बेटा जी, ठीक है। आगे मैंने आपको ये बता ही दिया कि हम लोग कैसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया मैंने। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। कार्बन हैव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज द कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है बेटा सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी या टेंडेंसी, सेल्फ कंबाइनिंग टेंडेंसी, ठीक है। सेल्फ कंबाइनिंग का मतलब ये होता है बेटा कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से एंड सो ऑन। तो कार्बन खुद के कार्बन से, खुद की तरह के कार्बन से जुड़ने की प्रॉपर्टी रखता है और ये प्रॉपर्टी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करने वाला हमारा एटम कौन सा है, कार्बन। सेकंड नंबर पे कौन आता है, सिलिकॉन। तो हमें ध्यान रखना है पहले कार्बन देन सिलिकॉन, ठीक है। तो इसमें कार्बन एंड देन सिलिकॉन, ये ध्यान रखना है बेटा। अब कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ कि कार्बन के पास ही सबसे हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों होती है। तो मैं आपसे पूछूं, यानी कि कार्बन के लिए कैटेनेशन करना बहुत इजी है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, सेल्फ बॉन्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि ये काम आसान है कार्बन के लिए करना। आसान मतलब हम अपनी लाइफ में कौन से काम को आसान मानते हैं, जिस काम में पैसा कम खर्च होता है। केमिस्ट्री की भाषा में आसान कौन सी चीज, जिस काम में एनर्जी कम खर्च होती है। तो अगर मैं पूछूं कि कार्बन सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, तो आप बोलेंगे क्योंकि कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। यानी कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो बहुत सारी बॉन्ड एनर्जी रिलीज कर देगा, अपनी बॉन्ड एनर्जी कम है तो आसानी से बॉन्ड बना लेगा, इस वजह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसकी बहुत हाई होती है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेट्रावैलेंसी, जिसको आपको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेस करना है ना। यू हैव टू फाइंड आउट दैट कार्बन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स और नॉट इन ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन। हर जगह आपको यही देखना है, यही एश्योर करना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है। आगे बात समझ में। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब बेटा जी ये जो 4 बॉन्ड कार्बन बनाता है, देखो कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, या तो कार्बन सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बनाएगा, या तो कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो कार्बन दोनों डबल बॉन्ड बना लेगा, और या तो कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इन सब के अलावा कार्बन और किसी भी पॉसिबिलिटी में बॉन्ड या फॉर्मेशन या कंपाउंड नहीं बनाएगा। आगे बात समझ में। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा और जो तरीके हैं कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने के वो आपके सामने हैं। या तो सबके सब ऑल 4 बॉन्ड विल बी सिग्मा बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और 2 सिग्मा और हो गए। सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, और इधर भी ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई एंड सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। आगे बात समझ में। ये तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई डिफरेंट तरीका नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं, चूंकि अभी आपने कार्बन की टेट्रावैलेंसी की बात कर ली, कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर ली है ना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर ली, वैरायटी की बात कर ली। अब जैसे डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनेंगे वैसे सिग्मा एंड पाई के नंबर भी चेंज होंगे। आइए सिग्मा एंड पाई के बारे में पढ़ते हैं। चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर ली होगी, तो कैसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ओवरलैपिंग क्या होती है, एक्सियल एंड कोलैटरल ओवरलैपिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो पार्ट स्किप कर रहे हैं। वो पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है भी नहीं, वो प्योरली केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि आपने वो कंप्लीट किया होगा तो आपको वो बात पता होगी, ठीक है। नहीं पता होगी तो कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं आपके लिए वो ओवरलैपिंग वाला पार्ट भी सिखा समझा दूंगा बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। देखो बेटा ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड बनाए तो सिग्मा मानना है। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई,
सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा ही होगा, ठीक है। अ ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, तो अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो इसका मतलब इसके पास 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट वाला। अगर कहीं पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बेटा जैसे यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है सबको ना, अगर कहीं पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हो इंडिपेंडेंटली, अकेला बना हो, तो उसे एज अ सिग्मा बॉन्ड ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो जैसे यहां पर बना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बना हुआ है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड के साथ में है, मल्टीपल बॉन्ड समझते हो ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ में है, ऐसी कंडीशन में हम लोग हमारा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसे हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ पाई बॉन्ड ट्रीट करते हैं। आगे बात समझ में, इस बात का ध्यान रखना है ताकि कभी भी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करते समय, कैलकुलेट करते समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर कहीं पर बन जाए तो आपको डर ना लगे, आप आसानी से उसको काउंट कर सकें, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाकी देखो, ये सिंगल है तो सिग्मा है, सिंगल है तो सिग्मा है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये सिंगल है तो सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड हो गए। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, सिंगल है तो सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। ऐसे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक डन। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वैसे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आगे चल करके हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म में कई सारी जगह इसका यूज होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला भी होता है, यहां पर ये ऐसे है ये, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला लिखा गया है, लेकिन मैं अपने बच्चों को इस फॉर्मूला पर बिल्कुल ध्यान देने के लिए नहीं कहूंगा। मेरे पास हर एक चीज के कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं जो बच्चों के लिए फायदेमंद होते हैं, है ना। जो बाकी सब पढ़ा रहे हैं, जो भीड़ पढ़ा रही है या भीड़ पढ़ रही है, हमें उससे अलग हटके सोचना होगा, तभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम को मिनिमाइज कर पाएंगे, अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और रिजल्ट का आउटपुट अपना बहुत बेहतर रख पाएंगे, ठीक है। तो क्या तरीका है, देखिए मैं आपको बहुत बेसिक से समझाऊंगा। सपोज दैट मेरे पास एक कंपाउंड है CH3C ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या C एंड CH3, ये कंपाउंड है, 4 कार्बन है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पर एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दिया। ट्रिपल बॉन्ड में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो मुझे इस पूरे कंपाउंड में बेटा जी ये दिखाई दिया कि यार 2 पाई बॉन्ड तो यहां पर हैं ही, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड तो यहां पर हैं ही। अब मुझे सिर्फ इस बात पे ध्यान देना कि इसके पास 2 पाई बॉन्ड है। अब बहुत अच्छे से सुनो, यही 2 पाई बॉन्ड ही, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। जो मैं सिखा रहा हूं बहुत अच्छे से सीखना। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का कैलकुलेट आप अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो वही आपके क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, जब कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कार्बन को सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होने के लिए एटम नहीं मिले, बॉन्ड बनाने के लिए एटम नहीं मिले, तो कार्बन क्या करेगा, जाहिर सी बात है वहां पर कुछ ना कुछ अनसैचुरेशन रहेगा, पूरी तरह से उसकी बैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी, तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब अगर कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो जिन जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, वो सारे के सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, ये पता करना कि आखिर में उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है कितना, ठीक है। इसी को एक और चीज से नाम से हम लोग जानते हैं, यहां पर देखिए क्या लिखा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। सवाल ये आता है, जैसे मान लेते हैं बेटा, मैं आपको बहुत आसान तरीके से छोटी छोटी बातें सिखा रहा हूं, समझोगे तो मजा आएगा, कि लगेगा फिर आगे कभी भूलोगे नहीं, इस वजह से सीखना जरूरी है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत देना, मोबाइल चलाने का मन नहीं करना चाहिए, अभी चुपचाप ध्यान दो, कोर्स सिलेबस टॉपिक या जो डिस्कशन है सब आपके फायदे के लिए बात हो रही है। देखो यहां पर मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 था, इसमें हमारे कार्बन एंड कार्बन ने सारे बॉन्ड सिंगल बनाए, कंपाउंड सैचुरेटेड कहलाएगा। एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन विल बी नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड, ओके। अब मान लेते हैं यहां से एक हाइड्रोजन यहां से गायब कर दिया, एक हाइड्रोजन यहां से गायब कर दिया, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो मुझे बताओ बेटा डबल बॉन्ड एक्चुअल में आया क्यों, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से आया, इसलिए देखो इसका नाम क्या पड़ गया, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। जैसे जैसे हाइड्रोजन गायब होता रहेगा वैसे वैसे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनता रहेगा। मान लो कि मैं यहां से भी बेटा एक एक हाइड्रोजन गायब कर दूं, तो क्या हो जाएगा CH, अब वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। कहने का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्यों बने,
हाइड्रोजन के डेफिशिएंसी की वजह से बने। तो इसी वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर चूंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों प्यार से बताओ, सच सच बताओ, क्या आपको अनसैचुरेशन का मतलब समझ में आया? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है। और हमें अगर कोई पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए, इसका मतलब हमें उन्हीं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है, उन्हीं को काउंट करना है। ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर काउंट करूंगा, बोलूंगा यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, तो मैं बोलूंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2। आगे बात समझ में क्लियर हो गया इतना बेटा? ठीक है। अब सुनो, बहुत अच्छी बात सुनना। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? तो मैं बोलूंगा टोटल कार्बन, तो इसमें 4 कार्बन है। मेरा मन कर रहा है, अच्छा ये स्ट्रक्चर कैसी है? ये चेन स्ट्रक्चर है या साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर है? तो आप बोलेंगे यार नहीं, रिंग तो कहीं दिख ही नहीं रही इसमें, साइक्लिक स्ट्रक्चर तो दिख ही नहीं रही है, इसका मतलब ये 100% क्या है? चेन स्ट्रक्चर है। अगर मुझे इस चेन स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करना है, रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना बेटा, चेन को किस में कन्वर्ट करना है? रिंग में कन्वर्ट करना है। जब किसी चेन को रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो एक पाई बॉन्ड का लॉस हो जाएगा। क्या होगा? एक पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा। मुझे बताओ टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 कार्बन की रिंग बना लीजिए। तो 4 कार्बन की मैंने एक रिंग बना ली और वो रिंग ऐसी थी, बन गई। आपको पता है कि ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन है, और ये प्रेजेंटेशन कौन सा है? बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन। और बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में कार्बन हाइड्रोजन तो हम लोग दिखाते ही नहीं है। ठीक है। अब मैं पूछूं टोटल पाई बॉन्ड कितने थे? 2। अब मैंने क्या बना दिया? चेन को रिंग में, रिंग बनाते ही एक पाई बॉन्ड खा गई रिंग। अब कितने पाई बॉन्ड बचे? एक। ठीक है, एक पाई बॉन्ड बचे तो उसको मुझे रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसे बन गया। ठीक है बेटा, अब जरा सोचो कि अगर मुझे एक पाई बॉन्ड और है, और मैंने कहा कि हर एक पाई बॉन्ड जब शहीद होगा तो एक नई रिंग का जन्म होगा। यानी कि रिंग जहां कहीं पर भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई एक रिंग बनी हो, एक साइकिल बनी हो, समझ जाना एक पाई बॉन्ड के खर्च होने की वजह से बनी है। और एक रिंग एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करेगी, एक पाई बॉन्ड एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर किसी स्ट्रक्चर में रिंग भी है, पाई बॉन्ड भी है, तो नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे मैं इस कंपाउंड में बोलूं कि यार एक रिंग दिख रही है, एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि इसके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 2 हो गया। आगे बात समझ में थोड़ी थोड़ी? ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एक पाई बॉन्ड और है, तो मैं ना ऐसे कर सकता हूं। देखो 4 कार्बन की मैंने रिंग बनाई और मैंने इसे 20 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ क्या आपको 2 रिंग नहीं दिख रही? इसमें दिख रही ना 2 रिंग? बोलो बोलो, दिख रही है ना? एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई। अब यहां पर आपको 2 रिंग दिख रही हैं। अब 2 रिंग कैसे बनी होंगी? 2 पाई बॉन्ड के लॉस से बनी होगी। इसीलिए अब मैं इस स्ट्रक्चर में एक जगह भी पाई बॉन्ड बना नहीं सकता हूं। हर एक पाई बॉन्ड एक रिंग को जन्म देगा। आगे बात समझ में? तो ये तरीके हैं बेटा। तो आगे से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब कभी भी काउंट करना होगा, कोई पूछेगा बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, तो बोल देना कितने पाई बॉन्ड, वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी तो बोल देना कि नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर कहीं पर पाई बॉन्ड नहीं केवल रिंग ही रिंग है, तो बोल देना टोटल नंबर ऑफ रिंग इज इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्योंकि हर एक रिंग एक पाई बॉन्ड के लॉस से बनती है, एक पाई बॉन्ड को कंज्यूम करके बनती है। अगर इतना समझ में आ गया तो पाई बॉन्ड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, कभी भी आपको इसको फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट करने की जरूरत कतई नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा रहा, आप लोगों ने इतनी अच्छी बात सीखी समझी। अब आते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में आ गया कि चलिए बताइए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का रेशियो बताइए, तो पहले तो आप नंबर काउंट करेंगे, फिर उसके बाद रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे करते हैं? ओपन चेन और साइक्लिक तो बच्चों को हमारे समझ में आ ही गया होगा, है ना? अगर कोई ओपन चेन है तो जितना टोटल उसमें एटम होगा उसमें से एक माइनस कर देना, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। एग्जांपल के साथ साथ बात करेंगे तो हमारे बच्चों को थोड़ा चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। बेटा मैंने कंपाउंड लिखा CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये एसिटम यानी कि विनेगर, यानी कि हिंदी में गांव में बोलते हैं सिरका, वहां से ये निकाला जाता है CH3COOH। अब मुझे अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो मैं टोटल एटम जल्दी से काउंट कर लूंगा। मैं लूंगा 3 + 1 4 4 5 6 7 8, 8 एटम है। 8 - 1 इज इक्वल टू 7, तो यहां पर 8 - 1 इज इक्वल टू 7 सिग्मा है इसके पास। लो कितनी जल्दी आ गया। क्यों इस तरह का ये फॉर्मूला हमारे लिए क्यों अच्छा हो गया? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना पड़ा, हमें तुरंत सिग्मा काउंट करना आ गया। अब आते हैं कि कैसे हम
साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिग्मा काउंट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ रिंग काउंट कर लीजिए, -1 कर दीजिए। सपोज दैट हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर किसकी है? बेंजीन की। अब बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। तो मुझे बताओ टोटल एटम कितने हैं C6H6 में? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 + 6 इज इक्वल टू 12। और रिंग कितनी है टोटल इसमें? 1 रिंग दिख रही है मुझे। तो 12 एटम हो गए, 1 रिंग हो गई, 12 + 1 13, और 13 - 1 इज इक्वल टू 12। तो यहां पर टोटल हमारे पास सिग्मा कितना आ गया? 12। लो, आ गया आसानी से। ठीक है, इधर आइए, एक ओपन चेन में पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उतना ही क्या हो गया? पाई बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल यही लिख लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो मुझे बताओ बेटा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में देखो, ये सब तो सब सिग्मा है, ट्रिपल बॉन्ड में ही 1 सिग्मा और 2 पाई है, और आपको पता है पाई बॉन्ड ही तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें हमें पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे? जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है उसमें से -1 कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगेन वही बेंजीन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये बेंजीन बन गया। यहां पर मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। बच्चों जल्दी से बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? हर एक बच्चा हमारा सही आंसर दे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा कितना? यहां पर देखिए 3 तो पाई बॉन्ड है, ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और एक रिंग दिखाई दे रही है, और हमें पता है एक रिंग पाई बॉन्ड को कंज्यूम करके ही तो बनी होगी। तो 3 पाई बॉन्ड एक रिंग इज इक्वल टू 4। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 4। और 4 - 1 कितना हो गया? 3। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 4, और 4 - 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू पाई बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लेंगे। अब किसी भी स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको 1-2 करके दिखा देता हूँ, बाकी सब आप होमवर्क में खुद से करेंगे। देखो बेटा, अब ना चूंकि ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है, पैकेज है, जो आप 1 बाय 1 करके वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज करके आपके लिए बनाया गया है। मैं कहीं पर अगर ऐसा कुछ दिमाग में रख करके मैंने किसी स्ट्रक्चर के नीचे कुछ नाम लिखा होगा, तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कॉमन नेम है, जनरल नेम है, फेमस नेम है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के, आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देंगे, आगे चल करके वो कहीं ना कहीं रिएक्शन में आपके काम आएगा। कहीं पर मान लो आगे चल कर लिखा हो कि सैलिसिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद और XYZ कुछ लिखा हो, अगर आपको सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो आप उस केमिकल रिएक्शन को आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर स्टार्टिंग में मैं कहीं पर भी आपको ये बता रहा हूं लगातार कि देखो बेटा इस स्ट्रक्चर का नाम ये है, ये फेमस नेम है, आपको ध्यान रखना है, तो आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है बिना किसी इसमें कंफ्यूजन के। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं आपको सिग्मा पाई काउंट करना बता रहा हूं। चलो देखो यहां से बता रहा हूं, चूंकि मैं अपने बच्चों को बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन सिखा चुका हूं तो मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे से ग्रैस्प करेंगे इस चीज को। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। मुझे बताओ यहां जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, वो तो पता करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या पता कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन होगा तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तो उसका सिग्मा भी काउंट करना पड़ेगा। और हमें पता है ये सब बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन है, और बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में ना तो कार्बन दिखाते ना तो हाइड्रोजन दिखाते हैं। इस वजह से मैं बोलूंगा यार इस कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड। इस कार्बन के सारे ऑल 4 बॉन्ड्स इस स्ट्रक्चर में ड्रॉ किए जा चुके हैं। कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, 4 के 4 बने हुए हैं, यानी कि इसके पास कोई भी मिसिंग, कोई भी गायब, कोई हिडन हाइड्रोजन नहीं है इसके पास। ठीक है, ऐसे समझना है। अब मैं पूछूं इस वाले के पास बताओ, तो आप बोलोगे इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाए हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी इस कार्बन ने बना रखे हैं, यानी कि एक इसके पास बॉन्ड मिसिंग है। इसका मतलब वो पक्का वो जो सिंगल बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड रहा होगा। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब ये उसके पास एक हाइड्रोजन भी है। इसी तरह से इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, और ये बनाना नहीं है आपको, ये आपको समझना है बेटा, है ना। अब मुझे सिग्मा काउंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? देखो 1 सिग्मा ये हो गया, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा, 12 सिग्मा, 13 सिग्मा, 14 सिग्मा, और इनके बीच में 15 सिग्मा, इनके बीच में 16 सिग्मा, O और H के बीच में भी तो होगा। तो सिग्मा कितना आ गया? 16 आ गया। पाई तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि देखो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है 3, एक पाई बॉन्ड यहाँ है 4। तो पाई बॉन्ड कितना आ गया बेटा? यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, और अगर रेशियो निकालना हो तो कितना आ जाएगा? 4:1 का रेशियो आ जाएगा। आगे बात समझ में? इसी तरह से बाकी सब आप खुद से करेंगे।
बेंजीन के केस में जरूर कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 12 आपका आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड और 3 आ जाएगा आपका इसमें पाई बॉन्ड, तो 12:3 इज इक्वल टू 4:1 सिग्मा पाई का रेशियो यहाँ भी आ जाएगा। खुद से करना है बेटा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट ये है, इनमें भी सब में आपको सिग्मा एंड पाई खुद से कैलकुलेट करने हैं बेटा, बिल्कुल भी इस चीज में आलस नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी लेजीनेस अपन को बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी मैंने आपको टोलुवीन का स्ट्रक्चर आपको इंट्रोड्यूस कराया, स्टाइरीन का स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराया, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आएंगे, तो दोनों को ध्यान से नोट कर लें। नेक्स्ट है अपने पास, अब चूंकि आपने सिग्मा और पाई काउंट करना सीख लिया, तो इसका यूज क्या है। मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा ये जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पैकेज है, जो लेक्चर्स हैं बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज किए गए हैं। पहले मैंने आपको सिखाया कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग दिखाई। अब डिफरेंट टाइप के बॉन्ड, तो सिग्मा और पाई आ गया। अब सिग्मा पाई काउंट करना आ गया, तो उन सिग्मा पाई के काउंट करने के बाद उसका यूज क्या है। आप सिग्मा पाई काउंट करना सीख चुके हैं, तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। और चूंकि आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फिर उधर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी सब कंप्लीट कर रखा है, तो आप बहुत आसानी से यहाँ बता सकते हैं। देखो, अगर कहीं पर टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 का मतलब परसेंटेज कैरेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, व्हाट इज परसेंटेज कैरेक्टर। अगर मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, तो sp3 में 1s है, 3p है, s और p मिला के टोटल कितने हैं 4। तो इन 4 में से s का पार्टिसिपेशन कितना है 1, 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%, और दिस इज द वे टू फाइंड आउट द परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना, बाया हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर मैंने 1/4 इंटू 100 लिखा 25%। यहां देखो sp2 है, तो 1s एंड s इन p मिला के कितना हो गया 3, 1/3 इंटू 100 33% आ जाएगा। s एंड p मिला के 2 हुए, परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है, तो 1/2 इज इक्वल टू 50%। तो इस तरह से परसेंटेज एस कैरेक्टर आ गया। सबका हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर एंड लीनियर, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, 28 मिनट, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब पुरानी कहानी है बेटा। एग्जाम्पल में अपने लिए जो मेन फेमस एग्जाम्पल्स हैं एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, एल्कीन में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर पाया जाएगा, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जरूर पाया जाएगा, वही एल्कीन कहलाएगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन अगर पाया जाएगा तो वो अल्काइन कहलाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, या वैल्यू नहीं याद रखनी है, बस कंपेयर करना है, 2.48 से 2.75 से 3.25। आपने देखा कि जैसे से परसेंटेज करेक्टर 25% से 33, 33 से 50% हुआ, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48 से 2.75 से लेकर के 3.25 होती गई। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है जैसे परसेंटेज करेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया बेटा। ये टेबल आपके लिए बहुत काम आएगी। फिर अब देखिए, चूंकि अब आपने परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर फाइंड आउट कर लिया, तो उसका यूज क्या है। आपको हर एक स्टेप पे बात समझ में आ रही होगी कि हमारे हर पिछले इंफॉर्मेशन नॉलेज को आगे से कनेक्ट किया जा रहा है ना। तो आप यहां देखिए, अगर आपके पास परसेंटेज कैरेक्टर आपको पता चल गया, कंपेयर करना आ गया, जितना ज्यादा परसेंटेज कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, उतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज उतनी ही कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम, ठीक है। परसेंटेज पी कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। क्यों बेटा, डायरेक्शनल नेचर क्या है, क्योंकि देखो एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल शेप का होता है ना, जबकि पी होता है डंबल शेप का। और पी तीन तरह से बन सकता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन की बात पहले कहां की गई, पी में की गई। तो जितना ज्यादा परसेंटेज पी कैरेक्टर उतना ही ज्यादा डायरेक्शनल नेचर हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। और फिर हम दूसरा लिख सकते हैं, साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना बड़ा साइज होगा पी, जितना ज्यादा परसेंटेज पी कैरेक्टर होगा उतनी साइज बड़ी होगी। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की, फिर उसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड या रेजोनेंस में ये कंडीशन देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, देन उसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो ये बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ लिखी है बेटा, ये वाला आपको, ये जो ऑर्डर लिखा है आपको याद रखना है। ये आपके पीवाईक्यू से लिया गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नीट में ये मिल जाएगा, ठीक है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है।
तो आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन, देन कार्बन नाइट्रोजन, देन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए एज पर दी हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस, परसेंटेज एस कैरेक्टर चेंजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंजेस, और उस तरह से बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पर चेंज होती गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने लिखा है परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, उस हिसाब से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका देख लीजिएगा। सब इंपॉर्टेंट बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, तो ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, ये ध्यान रहे आपको। ठीक है, ये दो बातें, तो ये ऑर्डर आपको बेटा दोनों याद करने हैं आपको। ठीक है, मेमोराइज कर लीजिएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन है अपने सामने, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन दिस कंपाउंड। देखो बेटा ये CH3 है। ठीक है, CH3 का मतलब हम कैसे बनाएंगे इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। अब देखो बेटा ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है इसका समझो, है ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों जरूरी है। ऐसे किसी स्ट्रक्चर में CH के सामने ब्रैकेट में OH लिखा हो, CH3 लिखा हो, XYZ कुछ भी लिखा हो, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करें। अगर CH के आगे ब्रैकेट में CH3 लिखा हुआ है तो ये इस चीज का रिप्रेजेंटेशन है कि वो CH3 जो ब्रैकेट में लिखा है वो इसी कार्बन से अटैच्ड है। यानी कि जो भी ब्रैकेट में लिखा होता है वो उससे पहले वाले सेंट्रल एटम से ही अटैच्ड होगा, तो उसका बॉन्ड उसी के साथ बनाना है। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर ना हुआ हो। अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा है CH3C HOH COOH, ऐसे लिखा है, इसका मतलब जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो ये हो गया, ये कार्बन हो गया ये वाला, इससे क्या लगा है हाइड्रोजन, इसी से क्या लगा है OH, इसी से क्या लगा है COOH, और इसी से इधर क्या लगा है CH3। बच्चों बहुत ही अच्छी बात मैंने आपको सिखाई, ध्यान रखना स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, समझ लेना है। जिस भी एलिमेंट के आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा यानी कि जो ब्रैकेट में लिखा है वो उसी पुराने एलिमेंट के साथ उसको बॉन्ड बना के लिख भर देना है। ठीक है, ये तरीका हो गया। फिर उसके बाद देखो मैंने CH और इसी में लिख दिया हमने क्या CH3। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, लिख दिया। अब जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, क्योंकि हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन में जो हेल्प करेगा वो सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर ही करेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताइए बेटा इस कार्बन के पास कितने सिग्मा हैं, 1 2 3 4 सिग्मा। 4 सिग्मा से हाइब्रिडेशन क्या बनेगा sp3। ठीक है, इसी तरह से इसके पास बताओ 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा, और ये तो पाई है, पाई तो काउंट नहीं कर सकते। 3 सिग्मा बराबर हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। ठीक है, इसमें आ जाओ इस कार्बन के पास, ये देखो सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो इसके पास क्या हो गया 3 सिग्मा। 3 सिग्मा से क्या हो जाएगा sp2। ठीक है, इस कार्बन के पास जाओ, देखो एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, तो 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा से क्या हो जाएगा sp3। इस कार्बन के पास जाएंगे, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, 4 सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sp3। इस कार्बन के पास जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में देखो 1 सिग्मा एंड 2 पाई, तो 1 सिग्मा इस साइड 1 सिग्मा इस साइड, तो इसके पास है 2 सिग्मा इज इक्वल टू sp। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनना बेटा, ये तो बार बार नहीं करना यार। हमें तो मैंने आपको क्या सिखाया कि हम अपने 7 मिनट्स केमिस्ट्री की यूट्यूब चैनल पे क्या देखते हैं, जो भी चीजें टफ लगती हैं उनको आसान तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे अब आगे से ध्यान रखना। अगर कहीं किसी कार्बन के किसी भी साइड में डबल बॉन्ड लगा हो, ठीक है, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हो तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp। अगर कार्बन के चारों तरफ केवल सिग्मा बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड ही दिखे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, और अगर किसी कार्बन के अगल बगल दोनों तरफ डबल बॉन्ड दिखे तो 2 सिग्मा, एक सिग्मा इस साइड एक सिग्मा इस साइड, 2 सिग्मा और 2 सिग्मा का मतलब क्या हुआ sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब हमें शॉर्टकट लेना है। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं। यहां पर कार्बन कार्बन बीच में क्या कोई डबल बॉन्ड दिखा, नहीं, तो sp2 नहीं होगा। क्या कार्बन कार्बन बीच में कोई ट्रिपल बॉन्ड दिखा, नहीं, तो sp नहीं होगा, तो क्या होगा sp3। नीचे sp3 लिखा है तो बिल्कुल ये करेक्ट है। फिर देखिए यहाँ कार्बन कार्बन बीच में क्या दिखा, डबल बॉन्ड, तो 100% sp2 होगा। हम काउंट नहीं करेंगे कुछ भी, हम जल्दी आंसर देंगे। नीचे sp2 लिखा है क्या, नहीं, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर NH3, ये तो इनऑर्गेनिक में पड़ा होगा, नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 1 लोन पेयर 3 + 1 = 4 = sp3, यहाँ पर sp2 लिखा है, इनकरेक्ट हो गया।
ठीक है, यहां पर सी एंड सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आगे बात समझ में जल्दी बता पा रहे हैं हम लोग? ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा, इन एलिन C3H4 द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज, IIT-JEE 12 का क्वेश्चन है। C3H4, देखो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब हमारे बच्चे को ये तीनों फॉर्मूला याद कैसे होगा, पहले वो समझिए, है ना। उससे पहले ये समझिए कि मैं ये फॉर्मूला अचानक से क्यों बताने लगा। आप इस कंपाउंड में देखिए, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन दो ही चीजें हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल और केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन ही हो, उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के 3 एग्जांपल्स हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, इसमें हमें किसका जनरल फॉर्मूला याद रखना है, एल्कीन का। क्या होगा, CnH2n। लेकिन याद कैसे रखेंगे, ऐसे याद रखें, CnH2n यानी कि जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल होगा, जस्ट डबल होगा। बेटा देखो, चीजें ना कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो हमेशा लंबे समय तक के लिए याद रहेंगी, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n है। तो अगर मैंने लिखा कार्बन 2 है तो आप बोलोगे हाइड्रोजन तो 2 का डबल होगा, 4 होगा। अगर आप इस तरह से पढ़ते समझते हो, जैसे कहीं पर C2H4 लिखा होगा आप तुरंत चिल्ला उठोगे, C2H4 तो एल्कीन है, ऐसे पहचानना है बच्चा, है ना। तो बहुत आसान पड़ेगा। देखो, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला याद हो गया, हाइड्रोजन को हमने कार्बन का डबल लिखा, अगर डबल करके उसमें 2 और ऐड कर दिया तो एल्केन का जनरल फार्मूला, डबल करके 2 माइनस कर दिया तो अल्काइन का जनरल फार्मूला। तो एक मैंने रेफरेंस बना लिया, उसी से एक और एक 2 और डिराइव कर लिए। ये आसान पड़ा ना हमारे लिए। तो अगर मैं इस अल्काइन वाले फॉर्मूला में n की जगह पर 3 पुट कर दूं, बताओ क्या हो जाएगा, 3 का डबल क्या होगा 6, 6 माइनस 2 कितना होगा 4। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C3H4, बन जाएगा ना। C3H4 यहां भी लिखा हुआ है यार, लेकिन यहां पर एलीन लिखा है, एल्काइन नहीं लिखा है। तो पहले तो ये सोचो कि गलती क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, और IIT-JEE में इस क्वेश्चन को क्यों पूछा गया। क्योंकि C3H4 का स्ट्रक्चर हमारे बच्चे ये भी तो बना सकते हैं ना। ये देखो, इसमें 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन है, इजिली बन रहा है, और ये जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। हम इसमें भी हो सकता है कि गलती से हम बता दें हाइब्रिडाइजेशन, कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, इसका sp होगा और इसका भी sp होगा। लेकिन बेटा ये तो पूरा का पूरा जो लिखा है ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। क्यों, क्योंकि C3H4 अल्काइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ और कर रहा है, एलीन है कुछ। तो एलीन क्या है, आइए देखते हैं एलीन कैसे बनता है। एलीन का स्ट्रक्चर बनता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। देख लो बेटा, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये है एलीन का स्ट्रक्चर। अब बताइए, इस कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, अभी क्या सिखाया, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो sp2। इस कार्बन में 1 सिग्मा इस साइड 1 सिग्मा इस साइड तो sp, इस कार्बन का sp2। आगे बात समझ में। ये एलीन का सही स्ट्रक्चर, सही हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। ठीक है बेटा जी, हो सकता है, उम्मीद है मुझे अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp2 sp एंड sp। मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, इसमें किस स्ट्रक्चर में आपको इस पैटर्न में हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है, यानी कि पहले एटम का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, बिना कुछ सोचे sp2। ये कार्बन देखिए डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, किधर भी कनेक्टेड हो, इधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं भी डबल बॉन्ड लगा हो, बस डबल बॉन्ड लगा होते ही sp2। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है sp। ये नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और फिर एक सिग्मा है तो sp। तो इस पैटर्न को फॉलो करने वाला यही पहला ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन गिवन कंपाउंड। अब हम अपने ट्रिक से, अपने तरीके से, फास्ट तरीके से इसका आंसर लेके आएंगे। मैं बोलूंगा इस कार्बन को, आप बोलोगे कार्बन तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका हो गया sp। ये जो कार्बन यहां पर होगा इसका भी क्या हो गया sp। ये कार्बन सब सिंगल बॉन्ड से दिख रहा है तो sp3। ये कार्बन के आसपास केवल सिग्मा सिग्मा मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो sp3। ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp2। ये कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp2। ये कार्बन का क्या हो जाएगा sp3। देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने सारा सॉल्व कर लिया। ठीक है,
तो यहां तक बेटा अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे आपके जो मैसेजेस होंगे, जो आपके इंप्रेशंस होंगे, या आपको जैसा भी आपके मन में ख्याल आता है इस वीडियो को देख करके, या आपको कितना लेक्चर समझ में आया, कितना नहीं आया, किस बच्चे की क्या वीकनेस है, ठीक है, वो सारी बातें आप जितने अच्छे से मुझे शेयर कर पाएंगे, मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको उन सारे आपके डाउट्स पे अलग अलग तरीके से वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चले। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा भी ढीली ढवाली नहीं करना है। नीट के बच्चे बहुत अच्छे से जान लें कि टोटल 45 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस रहते हैं। 15 से कम तो नहीं होते, एक दो क्वेश्चन इंक्रीज भले कर जाएं। जेई के बच्चे बहुत अच्छे से समझ लें कि जेई मेंस और एडवांस में ऑर्गेनिक का जो कॉम्पोजिशन है, जो पार्टीशन है, वो बहुत ज्यादा है, पार्टिसिपेशन है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट आगे भी बहुत ज्यादा कहीं जगह पर यूज होने वाले हैं। बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत ईमानदारी से आपको ये क्लासेस अटेंड करनी है, लेक्चर अटेंड करना है, ये कोर्स कंप्लीट करना है, साथ साथ में पढ़ना है, मिस नहीं करना है, और कुछ बातें बहुत ध्यान रखनी है। पहली चीज, हर एक लेक्चर में मेक श्योर कि आपको हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुआ, समझ में आया, है ना। ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो ऊपर से ही चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, डेली आपको वीडियो देखते ही जो भी आपके मन में क्वेश्चन आए, फट से आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मन में डाउट आया और हमने टाइम गंवा दिया, कमेंट नहीं किया, बताया नहीं, मैसेज कन्वे नहीं किया, तो फिर क्या होता है उससे प्रॉब्लम कि आगे हम अपने डाउट्स ही भूल जाते हैं। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने रिवीजन को बनाना है आसान, और उसके लिए एक ही तरीका हमारे पास है कि फर्स्ट पेज से लेकर के लास्ट पेज तक डेली रिवीजन करना है। जो बच्चा मेरी ये बात अच्छे से ध्यान देके सुन लेगा, समझ लेगा, इंप्लीमेंट कर लेगा, वो अपने स्टडी पैटर्न में, अपने रिजल्ट में वो डिफरेंस जरूर देखेगा कि उसकी पढ़ाई अब कहां से कहां पहुंच गई, उसकी प्रिपरेशन किस लेवल पे बढ़ गई, और उसका आउटपुट या फिर उसने अपनी एफिशिएंसी को कैसे मैक्सिमाइज कर लिया। तो बच्चों इन्हीं बातों के साथ विदा लेते हैं, वक्त आ गया है और हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि नॉमेनक्लेचर के साथ। मैं आपको बहुत कुछ नई चीजें सिखाने वाला हूं। याद रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, और एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे स्ट्रांग, सबसे आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए लगने वाली है, आपको लिए होने वाली है। चलो बच्चों, वक्त आ गया विदा लेने का। बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए।